कलम ने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कलम ने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में उनके महत्वपूर्ण, कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी थी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, और एक लाइन में हमने देखा था अनुच्छेदों को। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आज किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं और उनको विस्तार से समझाया गया है। तो एक एक करके आर्टिकल को देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसे आर्टिकल 1 के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 1 में क्या है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 1 कहता है, भाग 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1। दूसरा आर्टिकल है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, और 2 का आर्टिकल है वो निश्चित किया गया है। नंबर 3 आर्टिकल है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो ये इसका तीसरा आर्टिकल है। चौथा आर्टिकल है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो इस तरीके से भाग ये पहला है। दूसरे भाग पे आते हैं। 2 भाग क्या कहता है? दूसरा भाग कहता है नागरिकता के विषय में चर्चा करता है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता क्या थी। नंबर 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार क्या थे। नंबर 7 आर्टिकल कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बात कहता है। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार क्या हैं। और आर्टिकल 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। ये आर्टिकल 9 बात करता है। आर्टिकल 10 बात कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनियमन किया जाना। तो इस तरीके से हमने भाग 2 कंप्लीट किया, और अभी हम ये शॉर्ट तरीके से संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। संक्षिप्त जानकारी ये भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की सॉरी। तो आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए मूल अधिकार। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो भाग 3 पे आते हैं अब। भाग 3 कहता है, भाग 3 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है मूल अधिकारों की, मूल अधिकार की बात कर रहा है। जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों की बात कर रहा है, भाग 3। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आर्टिकल हैं और इसमें कौन से आर्टिकल में क्या बात की गई है। भाग 12 है वो परिभाषा बताता है, जिसमें राज्य की परिभाषा भी भाग 13 में शामिल है। भाग 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ क्या हो सकती हैं, इसके विषय में चर्चा करता है आर्टिकल 13। आर्टिकल क्षमता का अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 14 है वो, यहाँ मूल अधिकारों में कुछ कह सकते हैं कि अधिकार दिए गए हैं। तो पहला है क्षमता का अधिकार। आर्टिकल 12 में है परिभाषा, 13 में मूल अधिकार और 14 में है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता की बात करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 बात करता है विधि और विधि। आर्टिकल बात करता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 16 करता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है और उपाधियों के बारे में बताता है कि राज्य में शिक्षा और पुरस्कारों के अलावा अन्य कोई उपाधियां राज्य प्रदान नहीं करेगा, ना कोई व्यक्ति। आर्टिकल 19 कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और देह की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 का कहता है शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। और आर्टिकल 25 कहता है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसमें 2 आर्टिकल आए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 2 आए हैं। कौन कौन से आए हैं? तो आर्टिकल एक तो आया 23 और एक आया 24। ठीक। आर्टिकल नेक्स्ट की बात करते हैं, आर्टिकल 25 की बात करते हैं। 25 में क्या आया है?
आर्टिकल 25 में अंत्यकरण के और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 आया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 आया किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 आया है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 आया है 29 बात करता है वर्ग के हितों के संरक्षण का बात करता है। और आर्टिकल 30 बात करता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और सुशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 31 निश्चित किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 31 का आता है जो बताता है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। आर्टिकल 31 खा कहता है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण। आर्टिकल 31 गा कहता है कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली व्यावृत्तियाँ। और 31 गा है वो निश्चित यानी कि समाप्त रिपील्ड किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो 32 से शुरू होता है। 32 में कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार 32 का निश्चित किया गया है। 33 बात करता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरित करने की शक्ति की संसद की शक्ति। 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इसी विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। और 35 कहता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो ये जो बात करी गई है ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक बात की गई है। 12 से लेके 35 तक बात की गई है जो मूल अधिकारों के बारे में बात करता है। मूल अधिकारों के बाद जो बात आती है वो आती है निर्देशक तत्वों की। जो भाग 4 है राज्य की नीति निर्देशक तत्व होते हैं तो भाग 4 की बात की गई है। भाग 4 में 36 में है परिभाषा और 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद 39 का में कहता है सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद कहता है आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस तरीके से होगा। आर्टिकल 41 कहता है कि